हरे कृष्णा। इस्कॉन बैंगलोर का सुप्रीम कोर्ट का जो मई 2025 का जजमेंट है उसको बहुत डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं। एक विवाद जो 24 वर्षों से चल रहा है। एक सम्मानित और वैश्विक आध्यात्मिक संस्था इस्कॉन के बीच में एक भव्य मंदिर है हरे कृष्ण हिल्स पर बेंगलुरु में। अनगिनत दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं, कानूनी दावे पेश किए जाते हैं, भावनात्मक तर्क रखे जाते हैं और मई 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया कि बेंगलुरु का इस्कॉन मंदिर किसके अधिकार क्षेत्र में है, इस्कॉन बैंगलोर या फिर इस्कॉन मुंबई। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो विवाद है अभी भी सुप्रीम कोर्ट के मई 2025 के फैसले के बाद खत्म नहीं हुआ है। अक्टूबर 2025 में भी ये मामला रिव्यू पिटीशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया और अब मामला आगे की प्रक्रिया के लिए सीजीआई के सामने चला गया है। तो अभी की स्थिति में देखा जाए तो जो मई 2025 का वर्डिक्ट है वो ही अभी वैध है जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल उस पर डिसीजन नहीं लेती है कि इसको लार्जर बेंच के सामने भेजा जाए या फिर जो मई 2025 वाला डिसीजन है उसी को अप्लाई किया जाए। तो अभी आज के इस सेशन के अंदर बहुत सारा लीगल कंफ्यूजन हमने देखा। हमने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, बहुत लोगों को लीगल कंफ्यूजन है, तो उन्हीं सभी लीगल कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का ये सेशन किया जा रहा है, जिसके अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के मई 2025 के फैसले का कानूनी विश्लेषण कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो ये पूरा वीडियो है ये केवल कानूनी शिक्षा और लीगल अवेयरनेस के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी भक्त, किसी भी संस्था और किसी भी समुदाय और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। कृष्ण भगवान के अंदर हमारा भी पूरा श्रद्धा है, हमारा भी पूरा विश्वास है। हम यहां पर केवल मई 2025 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका एक कानूनी विश्लेषण कर रहे हैं। तो चलिए आज हम क्या क्या इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं मैं आपको बता रहा हूं। विस्तार से हम कवर करेंगे पूरा विवाद, यह विवाद कैसे शुरू हुआ, दोनों पक्षों के तर्क क्या हैं, बेहद विस्तार से उसको समझेंगे, कानूनी तर्क, और तीसरा ट्रायल कोर्ट का इसमें क्या फैसला रहा और हाई कोर्ट ने वो फैसला उलट दिया और उलटने के पीछे के कारण भी, और सुप्रीम कोर्ट का गहन विश्लेषण जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में इस फैसले में दिया, और फिर अक्टूबर 2025 के रिव्यू पिटीशन के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे, स्प्लिट वर्डिक्ट, ताकि आपको आज की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में पता चल जाए। अब एक चीज मैं आपको अंत में ये बताना चाहूंगा, जो ये डिस्कशन हम कर रहे हैं ये इंटरनेट पर उपलब्ध, पूरे यूट्यूब पर उपलब्ध सबसे विस्तृत और सरल हिंदी में कंप्लीट कानूनी विश्लेषण है। इस मामले का लीगल विश्लेषण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मामला कैसे शुरू हुआ, हिस्ट्री और टाइमलाइन को समझते हैं। 1978 की बात है। 1978 में कहानी यहां से शुरू होती है। इस्कॉन बैंगलोर की स्थापना होती है और इसे कर्नाटक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक अलग कानूनी संस्था के रूप में पंजीकृत किया जाता है। अपना स्वतंत्र प्रबंधन, सदस्य और अपना स्वतंत्र बैंक खाता, सब कुछ स्वतंत्र। और फिर 1988 में बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडीए लगभग 6 एकड़ की जमीन इस्कॉन बैंगलोर को आवंटित करती है। दानदाताओं से चंदा लेकर एक विशाल मंदिर और सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाता है हरे कृष्ण हिल बैंगलोर के अंदर। अब दूसरी ओर इस्कॉन मुंबई की बात करते हैं। इस्कॉन मुंबई 1966 में श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित किया गया। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत इसकी रजिस्ट्रेशन हुई। इसका मुख्यालय मुंबई जुहू में है। समय के साथ विवाद शुरू हुआ, क्या इस्कॉन बैंगलोर एक स्वतंत्र संस्था है या फिर इस्कॉन मुंबई की ही शाखा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो तथ्यात्मक रूप से जो इस्कॉन मुंबई है वो 1966 में स्थापित हुआ था। तो क्या इस्कॉन बैंगलोर इस्कॉन मुंबई की ही शाखा है, यह सवाल पैदा हुआ समय के साथ। और फिर शुरू हुआ सबसे लंबा कानूनी सफर।
इस कानूनी सफर की अगर हम बात करें तो 2001 के अंदर बैंगलोर सोसाइटी ने, इस्कॉन बैंगलोर ने ट्रायल कोर्ट के अंदर एक मुकदमा दायर किया और 2009 के अंदर ट्रायल कोर्ट ने इस्कॉन बैंगलोर के पक्ष में फैसला सुनाया। अभी टेंशन मत लीजिएगा, इनको हम डिटेल में विश्लेषण करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ एक टाइमलाइन बता रहा हूं। 2009 के अंदर ट्रायल कोर्ट ने इस्कॉन बैंगलोर के पक्ष में फैसला दिया और 2011 के अंदर कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटकर इस्कॉन मुंबई के पक्ष में फैसला दिया, यानी कि हाई कोर्ट ने यह कह दिया जो इस्कॉन बैंगलोर है उसका स्वामी इस्कॉन मुंबई ही है। 2025 में मई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर हाई कोर्ट के फैसले को उलट के एक डिसीजन सुनाया और कहा कि इस्कॉन बैंगलोर का ही है, इस्कॉन मुंबई का उस पर कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन बाद में मई 2025 के बाद क्या होता है, अक्टूबर 2025 में रिव्यू पिटीशन में एक स्प्लिट वर्डिक्ट आता है। 2 जजों की बेंच मामले को डिसाइड करती है कि इस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस फैसले को दोबारा ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्प्लिट वर्डिक्ट आने की वजह से क्या हुआ कि मामला आगे नहीं बढ़ा, मतलब कोई डिसीजन नहीं आ पाया और ये वापस केस चला गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले पर यह डिसाइड करेंगे कि इस पर एक बड़ी बेंच बिठाई जाए या फिर जो मामले का डिस्कशन आज हम कर रहे हैं उसी को ही फाइनल मान लिया जाए, मई 2025 के फैसले को ही फाइनल मान लिया जाए। अब आप यहां तक अगर इस डिस्कशन को देख रहे हैं और रिलेट कर पा रहे हैं तो आपसे एक गुजारिश है कि आप एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर हरे कृष्णा जरूर लिख दीजिए और आप इस सारी चीजों को समझ पा रहे हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए अब बात करते हैं मामले की। जब मामला ट्रायल कोर्ट के सामने आया और हाई कोर्ट के सामने आया, सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तो सबसे पहले हम इस्कॉन बैंगलोर के तर्कों को समझते हैं, क्योंकि इस मामले के अंदर जो ओरिजिनल याचिकाकर्ता है वो पेटिशनर कौन है, इस्कॉन बैंगलोर ही है और याचिकाकर्ताओं के तर्कों को हमेशा पहले सुना जाता है, उसी के बाद तो सामने वाली पार्टी अपना जवाब देगी ना। तो इसलिए इस्कॉन बैंगलोर के तर्क को हम सबसे पहले समझते हैं। इस्कॉन बैंगलोर के जो तर्क थे वो मुख्यतः इस प्रकार हैं। जो पहला तर्क था कि इस्कॉन बैंगलोर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है। 1978 में कानूनी रूप से इसका स्वतंत्र रजिस्ट्रेशन हुआ और अपने स्वयं के उपनियम है, इसके प्रबंधन भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है और इसके सदस्य भी इंडिपेंडेंट हैं। और दूसरा तर्क जो इस्कॉन बैंगलोर की तरफ से दिया गया वो ये दिया गया कि यहां पर जो संपत्ति का जो वैध अधिग्रहण हुआ वो इस्कॉन बैंगलोर के नाम पर ही हुआ। हरे कृष्ण हिल्स पर 6 एकड़ का जो भूखंड है, जो लैंड है, वो सीधे इस्कॉन बैंगलोर के नाम पर आवंटित हुआ और उसे दानदाताओं से एकत्रित धन के निर्माण से हमने मंदिर का निर्माण किया है। और तीसरा आर्गुमेंट इस्कॉन बैंगलोर की तरफ से यह दिया गया कि इस्कॉन मुंबई का कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं है इस्कॉन बैंगलोर मंदिर पर। जो कौन से अधिकार नहीं है यहां पर स्पेसिफिक रूप से बताया भी गया इस्कॉन बैंगलोर की तरफ से कि जो पदाधिकारी नियुक्त करने का अधिकार बैंगलोर का ही है, मुंबई का नहीं है। रोजमर्रा के प्रशासन का अधिकार बैंगलोर एडमिनिस्ट्रेशन का ही है, मुंबई का नहीं है। और मंदिर पर जो संपत्ति का अधिकार है वो भी बैंगलोर का ही है, मुंबई का नहीं है। इनमें से कोई भी अधिकार मुंबई का नहीं है, ये याचिकाकर्ता यानी कि इस्कॉन बैंगलोर की तरफ से कोर्ट के सामने कहा गया। और ट्रायल कोर्ट जिस फैसले के अंदर बैंगलोर की ट्रायल कोर्ट ने इस्कॉन बैंगलोर के पक्ष में फैसला दिया था उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के सामने इस्कॉन बैंगलोर ने यह कहा अपनी दलील में, अब मई 2025 के उस फैसले की बात कर रहे हैं, उसी केस की हम बात कर रहे हैं, उसमें यह कहा गया कि ट्रायल कोर्ट का जो निर्णय है वो पूरी तरीके से प्रमाणों पर आधारित था, पूरी तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट्स पर आधारित था, एविडेंसेस पर आधारित था। और चौथा दावा यह पेश किया गया कि जो मुंबई का दावा है, मुंबई इस्कॉन बैंगलोर पर जो दावा कर रहा है वो धार्मिक निगरानी पर आधारित है, कानून पर नहीं है। मतलब स्पिरिचुअल और रिलीजियस ग्राउंड बनाया जा रहा है इस्कॉन बैंगलोर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के राइट को या फिर ओनरशिप के राइट को लेकर, क्यों, और ना कि लीगल ग्राउंड्स पर बनाया जा रहा है, कानून पर नहीं बनाया जा रहा है।
और यहां पर इस्कॉन बैंगलोर ने कोर्ट के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो ये कही कि आध्यात्मिक अनुशासन कानूनी स्वामित्व नहीं है। मतलब लीगल ओनरशिप अलग है और जो स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस डिसिप्लिन है वो बिल्कुल अलग है। आध्यात्मिक अनुशासन अलग है और कानूनी स्वामित्व अलग है, और कानूनी स्वामित्व की वजह से ही जो इस्कॉन बैंगलोर संस्था है वो अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है। कानून में केवल दस्तावेज, रजिस्ट्री और टाइटल मायने रखता है। अब बात करते हैं इस मामले के अंदर इस्कॉन मुंबई के क्या तर्क हैं, उनको भी समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस्कॉन मुंबई के भी इस मामले के अंदर तर्क। इस्कॉन मुंबई ने जो तर्क दिए कोर्ट के सामने वो ये थे, जो पहला था वो ये है कि इस्कॉन एक वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन है। जो सभी केंद्र हैं विश्व के, चाहे किसी भी हिस्से के अंदर हैं वो मूल संस्था की ही शाखाएं हैं, और यहां पर मूल संस्था क्या है? इस्कॉन मुंबई। तो उस हिसाब से जो इस्कॉन बैंगलोर है वो भी इस्कॉन मुंबई की ही शाखा है। दूसरा पॉइंट ये था, आर्ग्यूमेंट ये था कि बेंगलुरु हमेशा से इस्कॉन मुंबई की ही शाखा थी। आध्यात्मिक नेतृत्व का तर्क दिया गया इस्कॉन मुंबई के द्वारा, और उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि जो प्रबंधन की नियुक्ति में है वो केंद्रीय निगरानी यानी कि इस्कॉन मुंबई की निगरानी में ही जो इस्कॉन बैंगलोर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं वो अपॉइंट किए गए थे। और तीसरा कि जो वैश्विक आध्यात्मिक संरचना के आधार पर यह दावा किया गया, जो संपत्ति के मूल का अधिकार था कि सभी संपत्तियों पर मूल शाखा का ही अधिकार है, उसके पीछे इस्कॉन मुंबई ने कहा कि जो वैश्विक आध्यात्मिक संरचना के आधार पर ही हम दावा कर रहे हैं, और ये कहा कि जो बैंगलोर है वो स्वतंत्र नहीं है बल्कि इस्कॉन मुंबई की ही शाखा है। अब चौथा जो आर्ग्यूमेंट इस्कॉन मुंबई की तरफ से पेश किया इस केस में वो गया था कि पदाधिकारी हटाने का जो अधिकार है वो इस्कॉन मुंबई के पास है, ऐसा इस्कॉन मुंबई की तरफ से कहा गया। इसलिए उन्हें पूरा नियंत्रण मिलना चाहिए, यानी कि इस्कॉन मुंबई को ही इस्कॉन बैंगलोर के टेम्पल पर, प्रॉपर्टी पर पूरा नियंत्रण मिलना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रायल कोर्ट के 2009 के फैसले की। ट्रायल कोर्ट का जो 2009 का फैसला था, ट्रायल कोर्ट ने स्पष्ट रूप से उसमें कहा था, आई होप आप समझ गए होंगे कि दोनों पार्टीज के क्या आर्ग्यूमेंट। अगर आप समझ गए हैं एक बार तो आप यहां पर हरे कृष्णा एक बार जरूर लिख दीजिएगा। ट्रायल कोर्ट के 2009 के फैसले की बात कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट ने जो 2009 में फैसला दिया उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि इस्कॉन बैंगलोर ही पूर्ण स्वामी है हरे कृष्णा हिल पर जो मंदिर है, और इस्कॉन बैंगलोर एक पूरी तरह स्वतंत्र संस्था है। और तीसरा, इस्कॉन मुंबई का कोई अधिकार नहीं है इस्कॉन बैंगलोर की प्रॉपर्टी पर। और चौथा, जो मुंबई का काउंटर क्लेम है उसको ट्रायल कोर्ट ने इस मामले के अंदर खारिज कर दिया, और जो स्थायी निषेधाज्ञा थी यानी कि परमानेंट जो इंजंक्शन थी कि इस्कॉन मुंबई के अगेंस्ट वो जारी रहेगी। मतलब कि इस्कॉन मुंबई इस्कॉन बैंगलोर के किसी भी कामकाज के अंदर दखल नहीं देगा। और इसके पीछे के कारण क्या दिए ट्रायल कोर्ट ने, अपने फैसले के पीछे के कारण क्या दिए उसको भी समझना बहुत जरूरी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जो बीडीए है यानी कि बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसकी जो पूरी रजिस्ट्री है वो बैंगलोर सोसाइटी के नाम पर है। दूसरा, बैंक खाते व्यवहार स्वतंत्र है बैंगलोर के नाम पर। और तीसरा, कोई दस्तावेज नहीं है जो इसे मुंबई की शाखा साबित कर सके। मतलब ट्रायल कोर्ट ने यह कहा कि हमारे सामने कोई भी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं आया जो ये साबित कर पाए कि जो इस्कॉन बैंगलोर है वो इस्कॉन मुंबई की ही शाखा है। इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने इस्कॉन बैंगलोर को एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन माना। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के 2011 के निर्णय की, जिसमें ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया गया, बदल दिया गया, और यह कहा गया कि इस्कॉन बैंगलोर इस्कॉन मुंबई की ही शाखा है। अब इसके अंदर कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रिवर्स करते हुए, उलटफेर करते हुए क्या कहा उसको भी समझिएगा अपने निर्णय में। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि बैंगलोर मुंबई की ही ब्रांच है, स्वामित्व इस मामले के अंदर मुंबई का ही है। और तीसरा, जो बैंगलोर सोसाइटी की याचिका है वो खारिज की जाती है, और मुंबई का जो काउंटर क्लेम है
कि उनका ही स्वामित्व है इस्कॉन बैंगलोर के ऊपर, उसको मंजूर किया जाता है। अब ये चीज किसने दी? हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले के अंदर फैसला दिया। यहां पर जो एक बात आप ध्यान देखिएगा, जो इस्कॉन मुंबई का जो स्वामित्व का डिसीजन कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया, वहां पर जो मोर स्ट्रेस था, ज्यादा स्ट्रेस था डिसीजन देने में, वो स्पिरिचुअल यूनिटी को ध्यान में रखता हुए दिया गया था। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मई 2025 के डिसीजन के बारे में। मई 2025 में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही ने अत्यंत विस्तार से इस पूरे मामले की जांच की जब उनके सामने ये मामला आया, और अपने फैसले में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे पहली बात ये बोली कि बैंगलोर सोसाइटी कानूनी रूप से पूर्णतः स्वतंत्र है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इस्कॉन बैंगलोर पर इस्कॉन मुंबई का कोई भी स्वामित्व नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। पहली बात ध्यान से सुनिएगा, यह बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 के अपने फैसले में कि जो बैंगलोर सोसाइटी है, इस्कॉन बैंगलोर है, वो कानूनी रूप से स्वतंत्र है, लीगली इंडिपेंडेंट है। बैंगलोर रजिस्टर्ड सेपरेटली इन 1978 एंड इट हैज इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी। 1978 में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण हमारे सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनका जो है स्वतंत्र उपनियम है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी स्वतंत्र है, तो इसलिए इस्कॉन बैंगलोर अपने आप में स्वतंत्र संस्था है। अब जो दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कही, वो ये बोली कि जो संपत्ति का जो है टाइटल, वो बिल्कुल स्पष्ट है। संपत्ति की जो ओनरशिप है, दस्तावेजी ओनरशिप है, वो कंप्लीटली लीगल ओनरशिप है, वो कंप्लीटली स्पष्ट है। जो बीडीए है, यानी कि बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो भूमि है वो इस्कॉन बैंगलोर के नाम से दी, और जो सारे अलॉटमेंट लेटर्स हैं, पोजेशन लेटर्स हैं, वो बैंगलोर सोसाइटी के नाम पर ही हैं। और तीसरा, मुंबई के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो उनके स्वामित्व को एस्टेब्लिश कर सके। अब बात करते हैं जो तीसरा तर्क दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले के अंदर, वो था आर्थिक स्वतंत्रता को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो निर्माण हेतु दान था वो बैंगलोर सोसाइटी के खातों में आया था, और जो मुंबई की जो वित्तीय भागीदारी है इसके अंदर कोर्ट ने कहा कि वो हमें उसके प्रूफ नहीं देखने को मिले हैं, लीगल प्रूफ नहीं देखने को मिले हैं, साक्ष्य नहीं देखने को मिले हैं। और चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कही कि मुंबई के ब्रांच का जो तर्क है उसका कोई कानूनी आधार नहीं है, कि मतलब इस्कॉन बैंगलोर इस्कॉन मुंबई की ही ब्रांच है, इसका कोई लीगल बेस नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। समाज पंजीकरण कानूनों में ऐसा कोई सिद्धांत है ही नहीं, मतलब जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंदर ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। और तीसरा कि आध्यात्मिक नेतृत्व कानूनी स्वामित्व नहीं होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर कहा कि जो आध्यात्मिक नेतृत्व है वो कानूनी स्वामित्व नहीं होता है। और पांचवी बात हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कही कि हाई कोर्ट ने गंभीर कानूनी गलती की है। कैसे? हाई कोर्ट ने कानूनों की, दस्तावेजों की अनदेखी की है और अजम्पशन के आधार पर अपनी रीजनिंग देकर फैसला सुनाया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत था, क्योंकि उसमें दस्तावेजों की अनदेखी की गई और अजम्पशन आधारित रीजनिंग दी गई। छठी बात सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के बारे में कही। ये बोला कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो बहुत महत्वपूर्ण था और वो ही सही था, क्योंकि वहां पर दस्तावेजी जो एविडेंसेस थे उनको ध्यान में रखा गया, उन्हीं के बेस पर फैसला सुनाया गया और कानूनी सिद्धांतों का अनुपालन किया गया, और जो रीजनिंग थी, उस फैसले की रीजनिंग थी वो तर्क संगत थी, लॉजिकल एंड लीगली रेलिवेंट रीजनिंग थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 के अंदर फैसला क्या दिया, फाइनल वर्ड्स क्या थे सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट में। मई 2025 के डिसीजन की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि इस्कॉन बैंगलोर ही वैध स्वामी है। हरे कृष्ण मंदिर जो बैंगलोर में बना हुआ है उसका इस्कॉन बैंगलोर ही स्वामी है, और जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो रद्द किया जाता है, ट्रायल कोर्ट का निर्णय बहाल किया जाता है, और जो परमानेंट इंजंक्शन थी इस्कॉन मुंबई के खिलाफ
वो जारी रहेगी। इसका मतलब है कि इस्कॉन मुंबई इस्कॉन बैंगलोर के मामलों में दखल नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं आगे। उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपको अभी तक ये सेशन कैसा लग रहा है और आप क्या मानते हैं, और एक सवाल का जवाब भी जरूर दीजिएगा कि आपके अनुसार धार्मिक संस्थाओं को कानूनी रूप से स्वतंत्र होना चाहिए या फिर एक ही केंद्रीय प्रशासन के अधीन होना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं, ये मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। अक्टूबर 2025 में रिव्यू पिटीशन में स्प्लिट वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से। जब ये मामला मई 2025 के डिसीजन के बाद वापस से सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन में एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। उन्होंने क्या हुआ इसमें, इस्कॉन मुंबई ने जो मई 2025 वाला फैसला था उसको रिव्यू पिटीशन के माध्यम से चुनौती दी। और इसमें जब रिव्यू पिटीशन की सुनवाई चल रही थी तो 2 जजेस थे, एक न्यायाधीश ने रिव्यू पिटीशन को स्वीकार करने की राय दी, दूसरे ने असहमति व्यक्त की, जिसकी वजह से क्या हुआ, दोनों मत बदल गए, कोई फैसला नहीं आ पाया और अब यह मामला सीजेआई के पास है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। नाउ अब जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो ये तय करेंगे क्या इस मामले को बड़े बेंच के पास भेजना है, अगली प्रक्रिया क्या होगी वो ये तय करने वाले हैं। 2 तरीके हैं, या तो लार्जर बेंच के पास भेजा जाएगा, तो मतलब 2 से ज्यादा जजेस के पास भेजा जाएगा तो इस पे बड़ा रिव्यू हो पाएगा, और अगर वो ये कहते हैं कि नहीं मई 2025 वाला फैसला ही वैध है तो वही वैध रहेगा। ये देखना होगा कि सीजीआई इसमें क्या डिसाइड करते हैं, और इस वजह से भी ये मामला पूरा चर्चा का विषय हो रहा है। अब बात करते हैं जो ये मई 2025 का फैसला है, इसके पूरे कानूनी महत्व को समझते हैं। इस फैसले ने सबसे पहले तो जो स्वतंत्र सोसाइटी का जो सिद्धांत है उसको और मजबूत किया है। पंजीकृत सोसाइटी यानी कि जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, इस मई 2025 के फैसले ने एस्टैब्लिश किया है। स्पिरिचुअल लिंक्ड का मतलब ये नहीं होता है कि वो कानूनी तौर से भी उसके साथ जुड़ गए हैं। दूसरा, हाईकोर्ट को दस्तावेजी प्रमाणों को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, मई 2025 के फैसले ने यह भी एस्टैब्लिश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की त्रुटियां स्पष्ट बताई हैं। और तीसरा, धार्मिक संपत्ति विवादों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल भी ये केस बन रहा है, अन्य संस्थाएं इस रीजनिंग का प्रयोग कर सकती हैं। अब हम इसके एनालिसिस की बात करते हैं। ये मामला हमें क्या सिखाता है, ये जो मामला है ये हमें सिखाता है आध्यात्मिक एकता कानूनी एकता नहीं है, और ये बात हम अभी मई 2025 के फैसले के हिसाब से कर रहे हैं। स्वामित्व केवल रजिस्ट्री के हिसाब से होगा, दान दस्तावेज के हिसाब से होगा, भूमि आवंटन के हिसाब से होगा और समाज पंजीकरण यानी कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से होगा। इन पर ही ये सब कुछ आधारित होता है स्वामित्व। बैंगलोर का तर्क था कि कानून और दस्तावेज, जबकि मुंबई का तर्क था वैश्विक आध्यात्मिक संरचना। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी दस्तावेजों को प्राथमिकता दी मई 2025 के फैसले में, लेकिन चूंकि अभी रिव्यू पिटीशन लंबित है और मामला सीजीआई के पास भेजा गया है, फैसला अभी अंतिम नहीं कहा जा सकता। तो निष्कर्ष क्या है? सारांश यही है कि इस्कॉन बैंगलोर कानूनी रूप से स्वतंत्र सोसाइटी है। 6 एकड़ भूमि का स्वामित्व उसी के नाम पर है। ट्रायल कोर्ट सही थी, हाई कोर्ट का निर्णय गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल किया, रिव्यू पिटीशन में स्प्लिट वर्डिक्ट आया और अब फैसला सीजीआई तय करने वाले हैं। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो खत्म होता है। हरे कृष्ण। यदि आपको ये विस्तृत कानूनी विश्लेषण पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखिएगा और अपना जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या धार्मिक संगठनों की संपत्ति और प्रशासन केवल कानून के आधार पर ही तय होनी चाहिए या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन के बेस पर डिसाइड होनी चाहिए। आपकी राय जो भी है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। और यदि आप ऐसे ही गहन कानूनी विश्लेषण देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा ताकि आपको ऐसे ही कानूनी विश्लेषण भविष्य में भी मिलते रहे। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, जय हिंद।